Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society. Ameen. And I'm Said Sheikh. Ladies and gentlemen, this is a health special show and आज के शो में हमने जहमत दी है अपने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मोहम्मद फैज रहमान साहब. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक जो है वो आपने मुझे बताया है कि व्हाट यू आर सेइंग टॉकिंग अबाउट डॉक्टरी लैंग्वेज में तो एक बड़ा डिफरेंट नाम है, लेकिन जो मरीजों के लिए, कॉमन मैन के लिए जोड़ों का अमराज या जोड़ों का दर्द, ख़वातीन हज़रात अक्सर हम ये नोट करते हैं कि जो थोड़ा सीनियर एज होनी शुरू हो जाती है तो हमारे ध्यान में ये है कि उनको अक्सर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द में कि वो या फैमिलीज में कि जोड़ों के दर्द उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं. अब बुजुर्ग जो हैं वो कोई ना कोई परेशानी रहती है, अक्सर के जोड़ों में दर्द हो गया या चल फिर नहीं सकते या उठते हैं बहुत दिक्कत होती है. ये एक अक्सर परेशानी है. और ये जोड़ों के दर्द होते क्यों? उसकी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो उसके काफ़ी सारी रीजंस हैं. तो डॉक्टर फैज साहब से पूछते हैं कि हमें गाइड भी करें कि उसके एक तो उनकी रीज़न क्या है, फिर डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है जो कि एक कॉमन मैन कर सकता है. डॉक्टर फैज साहब प्लीज बताइएगा कि ये जोड़ों के दर्द कोई एज है, स्पेसिफिक एज है या इसमें कोई या एक ओवरऑल कोई इज़हार है कि व्हाट द मेडिकल साइंस सेज. सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जोड़ों के जितने अमराज हैं जी, इसके अंदर उम्र का भी ताल्लुक है, खाने का भी ताल्लुक है, मौसम का भी ताल्लुक है और जेनेटिक्स. 4 चीजें डॉक्टर साहब आपने बता दी. उम्र का ताल्लुक है, हमारे खुराक का ताल्लुक है, मौसम का ताल्लुक है और चौथी बता दी जेनेटिक. ये समरी बता दी माशाल्लाह आपने. वेरी गुड. अब डॉक्टर साहब हमें एक एक करके इनकी बताइएगा कि अगर उम्र का ताल्लुक है तो वो कहाँ से शुरू होता है? जी, सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चों की जोड़ों की तकलीफें हैं उसमें 2 किस्में हैं जी. एक तो वो जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, जुवेनाइल मीन छोटे बच्चे, और दूसरा बच्चों का गला खराब होता है, माएँ एहतियात नहीं करती और उनको एंटीबायोटिक अच्छी नहीं मिलती तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई जरासीम दिल के वाल में चले जाते हैं और वहां रिएक्शन करके दिल की बीमारी भी कर देते हैं और साथ जोड़ों की भी. उसको बोलते हैं जी रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड रूमेटिक जॉइंट डिसऑर्डर. उसकी रीजन आप बता रहे हैं कि सर, इसकी रीजन आप बता रहे हैं कि अगर एंटीबायोटिक सही एडमिनिस्टर ना की जा सके या सही क्वालिटी की मेडिसिन ना मिले, इज दैट द रीजन सर? ये बिल्कुल सही आपने कहा. इसमें बेहतियाती ना करें. लोग समझते हैं गला खराब होना मामूली मसला है, नजला जुकाम मामूली मसला है. यही आपको बाद में दूसरी किस्म मैंने सबसे ज्यादा यंग लड़कियों में देखी है जो कि 13-14 साल से लेकर ऑनवर्ड चलती है. ये यंग लड़कियां हैं जिनको सबसे ज्यादा मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम तौर पर इस बीमारी का जो मशहूर नाम है वो गैंठिया है और ये स्टार्ट करती है यंग लड़कियों में. ये वो बीमारी है जिसका अगर आपने इलाज ना किया तो बाद में आपके मुकम्मल जोड़ जुड़ जाएंगे. अच्छा, गैंठिया रूटीन का काम नहीं कर. लेमैन लैंग्वेज में बताएं कि क्या सिम्टम क्या है? गैंठिया मींस व्हाट? जी, बहुत अच्छा सवाल है. गैंठिया के अंदर जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कलाई का जो जोड़ है, कलाई का रिस्ट जॉइंट, जी जी जी, इसमें सबसे ज्यादा दर्द होती है जी. इसमें सबसे ज्यादा दर्द है. बाकी जो जोड़ों की तकलीफें हैं वो ओस्टियो में भी वही है. अगर किसी को रिस्ट जॉइंट में साथ दर्द है तो ये खास गैंठिया है और ये यूजुअली यंग एज से शुरू हो जाती है. दूसरा, इसमें सोज पड़ जाती है जोड़ों के ऊपर. यंग एज की बात कर रहे हैं आप? 14-15 साल की यंग एज है, बिल्कुल यंग एज में 19-20 साल की लड़कियां. Is it only for the girls? It is only for girls, not for boys? नहीं ना, ये मर्दों में भी है लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियों में है. अच्छा, रेशो लड़कियों में रेशो ज्यादा है. ठीक है, लड़कियों में रेशो बहुत ज्यादा है और इसमें
सुबह के वक्त, खास तौर पर सुबह के वक्त हाँ 1-2 घंटे जब तक वो जिस्म गर्म नहीं होता, हाथ के जोर काम नहीं करते। जब आधा घंटा घंटा गुजर जाता है किचन में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जोर काम करना शुरू। सुनते हैं किसी से कि जनाब मैं जब उठता हूँ या उठती हूँ मेरे पूरे जिस्म में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, फिर आस्ता आस्ता मैं ठीक नॉर्मल होना शुरू होता हूँ। इस दैट थिंग सर? जी बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल वही है जी। ठीक है सर। अच्छा तो और आप इसमें जोरों के ऊपर जी डॉक्टर प्लीज। वर्म भी आ जाता है और हल्की सी हीट भी होती है, यानी जोर के ऊपर हाथ रखें तो वो हल्का सा गर्म भी होगा और उस पे वर्म भी होगा। ये बीमारी आगे चलती रहती है। मैं इसकी एहतियात बाद में बताऊंगा। तीसरी किस्म वो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जी डॉक्टर। और ये बीमारी 35 साल के बाद, 30-35 साल के बाद शुरू होती है। ये सबसे ज्यादा स्टार्ट में लोग बोलते हैं कि नी जॉइंट्स, मेरे नी गोडे रह गए हैं, गोडे नी रह गए जॉइंट्स, हैं, नी जॉइंट दर्द, या मतलब नी 35 इयर्स जॉइंट आप कहते हैं इसके बाद, चाहे मर्द हो चाहे उसके बाद होती है। ठीक है जी, आमतौर पर कहा जाता है कि ये बड़े जोरों की बीमारी है, ओस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि सबसे पहले छोटे जोरों में, हाथ के छोटे जोरों में तकलीफ शुरू होती है ठीक है जी। और उसके बाद नी ज्वाइंट्स आते हैं। हम्म, ओस्टियोआर्थराइटिस का पूरी दुनिया में कोई खास टेस्ट नहीं है, ब्लड का टेस्ट नहीं है, लेकिन हम हेल्प लेते हैं एक्सरे से। ठीक है जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे ज्यादा हम हेल्प लेते हैं खून के टेस्टों से। ठीक है जी। इसी तरह ही जो छोटे बच्चों की रोमेटिक हार्ट डिजीज है, सबसे ज्यादा हम हेल्प लेते हैं खून के टेस्टों से। अच्छा बच्चों की भी हेल्प चौथी खून के किस्म टेस्ट से है देते हैं? अच्छा बच्चों की खून के भी टेस्ट से, आप और जो टीनेजर है उसकी हेल्प कहाँ से लेते हैं सर? जो टीनेजर जो उसकी बच्चा हेल्प भी खून के टेस्टों से, खून का टेस्ट उसकी ठीक भी होगा। हेल्प खून के टेस्टों से। ठीक होगा। लेकिन जो जरा ज्यादा उम्र की है, उसकी हेल्प हम एक्सरे से लेते हैं। ठीक होगा सर। आप अपनी वजह ये फोर्थ। समझ ले। जी जी जी। फोर्थ किस्म ये है जिसको हम गाउट बोलते हैं। लोग कंफ्यूज कर देते हैं, लोग समझते हैं शायद गाउट गैंठिया है। याद रखें, गाउट यूरिक एसिड की बीमारी है, ये गैंठिया नहीं है। इसको उर्दू में नकरस बोलते हैं। अच्छा इसको उर्दू में हिकमत में नकरस बोलते हैं। ये यूरिक एसिड की बीमारी है जो ज्यादा गोश्त और दालें खाने से आता है। मतलब अच्छा इसकी एज अभी आपने बतानी थी, एक तो 35 ईयर एज है, ये वही है जो 35 ईयर से बाद शुरू हो ना जाती ना है? जी जी ना, जी जी 35 वाली है ओस्टियोआर्थराइटिस, तीसरी किस्म, ठीक ये है। सबसे ज्यादा है। हाँ ये चौथी किस्म है गाउट। ठीक है सर। ये उम्र के किसी हिस्से में हो सकती है, ठीक है। ये खास तौर पर उन लोगों को, उम्र के किसी हिस्से में हो सकती है, खासकर ये लेट एज में किसी भी हो हिस्से में, सकती है? किसी एज में हो सकती है। ये सबसे ज्यादा उन लोगों को है जो गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या चने की दाल का ज्यादा करते हैं। अच्छा गोश्त का मतलब गोश्त मीन्स के मछली का गोश्त भी ये शामिल है, या वी आर टॉकिंग रेड मीट? रेड मीट सबसे ज्यादा रेड मीट से होता है। ठीक है। रेड मीट से ज्यादा रेड है मीट के अंदर मतलब बीफ की में ज्यादा होंगे शायद, और मटन में कम है, ये इज इट बीफ में दैट? ज्यादा होगा। ठीक है। ये और जो बिल्कुल यही है। वाइट मीट भी कॉज है सर? वाइट मीट भी कॉज है? जी, मेरे अपने ख्याल में अब कोई वाइट मीट नहीं है। ठीक है। मछली और मुर्गी दोनों को जो हम फीड दे रहे हैं वो बीफ की ही दे रहे हैं। मछली और मुर्गी सारी फार्मिंग है, उनको भी वही फीड जा रही है, लिहाजा उनसे भी ये बीमारी हो रही है। आप गोश्त का इस्तेमाल ये लोग बिल्कुल ना करें। ठीक है। लेकिन शोरबा ले सकते हैं, रसना जिसको मसाला बोलते हैं वो ले सकते हैं। मतलब वो लोग रोटी जो का ये इस्तेमाल पेशेंट ना हैं, करें। जो ये पेशेंट बन गए हैं, जिनको ये प्रॉब्लम आ गई है,
एक तो वो अपना इलाज शुरू करें, और उसके लिए जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक तो आपने बताया कि उनके हम टेस्ट करवाएंगे, फिर तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर गोइंग विद दोज पेशेंट्स सर, जो ये 45 इयर्स से ऊपर वाले सर खासकर? जी, जो 35 से ऊपर वाले हैं जी सर। उस बीमारी को हम कहते हैं नी जॉइंट्स, जोड़ यानी गोडों की बीमारी। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, सिम्टम नजर आने शुरू हो गए, तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा सर? जी, इसमें दो तरह के डॉक्टर हैं जी सर। एक तो इसका शोभा अलहदा कर दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं र्यूमेटोलॉजी। रियोमेटोलॉजी। र्यूमेटोलॉजी, र्यूमेटोलॉजी यानी जो जोड़ों के अमराज हैं। ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो आम डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो जो मेडिकल के डॉक्टर हैं वो भी जोड़ों के अमराज देखते हैं। सबसे पहले हम ओस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे करवाते हैं। होता यह है कि 30-35 साल के बाद जोड़ आपस में रगड़ खाते रहते हैं और रगड़ खाने की वजह से जोड़ों के दरमियान में जो कार्टिलेज है, अल्लाह ने जो डिस्क रखी है, वो आपस में रगड़ की वजह से रगड़ खा खा के पतली हो जाती है। तो एक्सरे के अंदर जो जोड़ के दरमियान स्पेस होगी वो हमें खुली नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि वो डिस्क घिस गई है, जोड़ों की हरकत की वजह से घिस गई है। तो हम जो ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आज तक दुनिया में कोई उनकी खास दवाई नहीं बनी, लिहाजा हम वो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जो सोजश ठीक कर दे और दर्द ठीक कर दे। आपका मतलब इस बीमारी की आपका मतलब डॉक्टर साहब इस मर्ज की अभी तक स्पेसिफिकली कोई दवाई नहीं है? स्पेसिफिक दवाई कोई मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोग उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिकली आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सिम्टोमेटिकली ठीक हो। सबसे जरूरी चीज ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए ये है कि वो चले जरूर, सैर जरूर करें। जब तक वो चलते रहेंगे किसी हद तक उनका गुजारा होता रहेगा, चाहे वो अपने कमरे के अंदर स्पोर्ट के साथ चलें, कोई स्टिक के साथ चलें, या वो आगे जो होल्ड करके पकड़ते हैं उससे चलें, लेकिन चलें जरूर। मतलब ये आपने दूसरी बात बताई है। पहली आपने फरमाया कि नंबर 1 कि वो अपना एक दो गोश्त इस्तेमाल ना करें, और दूसरा आपने बताया कि उन्हें चलना चाहिए। दे मस्ट वॉक, बेड पे लेटने से बेहतर है चले, ताकि वो उनकी जोड़ों में जो है ना रवानगी रहे। जी डॉक्टर। रवानगी रहे। अब जो गोश्त और दाल का बीमारी है, ये है गाउट, जिसको नकरस बोलते हैं। ये उम्र के किसी हिस्से में हो सकती है। इसमें 2 फैक्टर हैं, एक जेनेटिक फैक्टर है। कुछ बरादरियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा खाने खाती हैं, उन बरादरियों के अंदर ये मुख्तलिफ सरीपाए और गोश्त की किस्में और दालें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। खास तौर पर चने की दाल, और एक दाल जिसको हम पंजाबी में मसरों की दाल बोलते हैं और उर्दू में मसूर की दाल बोलते हैं। ये 2 दालें भी यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। अच्छा। देखिए, दो हमारे एक मिसकंसेप्शन डॉक्टर साहब यही है कि ये जो दालें हैं, ये जो यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज अमीरों की है, यानी कि गोश्त वगैरह, और जो गरीबों की चीजें हैं जैसे दालें वगैरह, वो बिल्कुल फिट है। इसका मतलब कि ये आज आप बता रहे हैं कि ये यूरिक एसिड में दालों को बढ़ाने का भी बड़ा किरदार है, खासकर चने की दाल और माश की दाल, और ना माश नहीं, सॉरी, मसूर की दाल। ओके, मसूर एंड चने की दाल जो है ये भी यूरिक एसिड बढ़ाने में की किरदार अदा करती है। जी। इस पॉइंट को इस तरह समझें, अल्लाह ताला ने जो गोश्त के अंदर खूबियां रखी हैं, वो ही खूबियां चने की दाल और मसूर की दाल में रखी हैं। वाह। ये अंदर जाकर वही काम करती हैं जो गोश्त करता है।
लिहाजा जिनकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनका यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, वो बोटी किसी गोश्त की ना खाएं, और खास तौर पर चने की दाल, चूंकि हमारे मुल्क में ज्यादा पकती है, वो चने की दाल और बेसन और चने, चाहे काबली हैं चाहे काले चने हैं, उसका शोरबा पी सकते हैं, चने ना खाएं। अच्छा, चने की दाल ना खाएं, हत्ता शोरबा के पी बुने सकते हुए चने भी ना खाएं जी। हैं। अच्छा, ठीक ठीक शोरबा पी सकते हैं। ठीक हो। यही लोग जिनको यूरिक एसिड है, अगर ये सैर ज्यादा करेंगे, अगर ये ज्यादा चलेंगे, तो इनको जोड़ों की बीमारी ज्यादा हो जाएगी। ओह, अच्छा। ये उतनी देर तक सैर ना करें जी। हम्म, ये अगर सैर करेंगे तो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। सैर ये करेंगे तो यूरिक उतनी एसिड देर ज्यादा हो सैर जाएगा और जोड़ों की ज्यादा तकलीफें हो बढ़ जाएगी, जाएंगी, जोड़ों की तकलीफें बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी, हम्म, बढ़ जाएंगी। ये सैर करने से पहले अपना यूरिक एसिड का इलाज करवाएं। अच्छा, जब वो नॉर्मल हो जाए फिर सैर। यूरिक एसिड का इलाज क्या है? एक तो आपने एहतियाती तदाबीर बताई हैं, तो उस पे इलाज में क्या देते हैं जब डॉक्टर इसकी साहब के पास जाते हैं? इसकी एक गोली है जो यूरिक एसिड को बनने से रोकती है जिस्म के अंदर। जी जी। वजह वजह यह है कि कुछ मुल्कों में, खास तौर पर हमारे मुल्कों में, हमारे गुर्दों में, पूरे मुल्क में ये मसला है कि यूरिक एसिड पेशाब के जरिए ज्यादा बाहर नहीं निकलता। ये कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से है। हम्म, और वो दवाई जो गुर्दों से यूरिक एसिड को बाहर निकाल दे, वो हमारे मुल्क में नहीं आती। तो वो हम सिर्फ वही दवाई दे सकते हैं जो हमारे मुल्क में आती है, जो यूरिक एसिड को गुर्दों से ना निकाले लेकिन इनर्ट कर दे, इनएक्टिव कर दे जिस्म के अंदर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो जो तीसरी दवाई आप बीमारी, कहते हैं, वो एक एक ही गोली है, एक ही टेबलेट है, दैट्स इट, या उसके साथ एहतियाती नहीं, तदाबीर जो आपने बताई है वो भी है? अगर एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे, जितनी मर्जी गोलियां खा लें, सही यूरिक बात। एसिड की तकलीफ खत्म नहीं होगी। हम्म। अब तीसरी बीमारी जिसमें हम कहते हैं सैर जरूर करें, वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई स्पेसिफिक दवाई, ओस्टियोआर्थराइटिस ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे पहली एहतियात, जिन फैमिलीज के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस है, वो सैर भी करें और अपना वजन ना बढ़ने दें, क्योंकि आपके सारा जिस्म का वजन नी जॉइंट पर आ जाता है। जितना आपका वजन ज्यादा होगा, उतनी ओस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ बढ़ेगी। सही सही बात। दूसरी बात, ज्यादा लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं। उनको हम समझाते हैं इस बीमारी जी, डॉक्टर इसलिए बदलते रहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीज कि इस मर्ज की खास दवाई कोई नहीं है, और हम उनको समझाते हैं कि इसमें पेन किलर्स ही असल ठीक दवाई ठीक। है। और वो फिर डॉक्टर बदलते हैं, वजन कम करने की तरफ नहीं आते, सैर करने की तरफ नहीं आते, मुख्तलिफ खानों में परहेज नहीं करते। चौथी किस्म है र्यूमाटाइड आर्थराइटिस। र्यूमाटाइड जिसको गैंठिया भी बोलते हैं, ये वो बीमारी है जिसका अब इलाज आ चुका है। ठीक है जी। इसका बहुत अच्छा इलाज आ चुका है। इसका इलाज आ इसमें चुका अगर है। हम 3-4 आप इसका कह रहे हैं इलाज कि आ चुका है। और यह इलाज बड़ा इफेक्टिव भी है डॉक्टर साहब, इफेक्टिव इलाज आ चुका है, कामयाब इलाज आ चुका है? इतना बहुत इफेक्टिव है, ठीक कामयाब इलाज आ चुका है। ये ठीक लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है। गैंठिए के मरीज जरूर अपना इलाज कराएं, नहीं ठीक है। तो उनका पूरा जिस्म जुड़ जाएगा। हम्म। अगर यंग एज में ठीक। अपना इलाज करवा लें, इसको बोलते हैं डिजीज जो इनको ठीक कर देती है।
ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गैंठिया, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये कुदरती अल्लाह की तरफ से है और ये ठीक होने वाली बीमारी है। ठीक। इसके अलावा 5वें नंबर पर एक बीमारी है जो स्किन की डिजीज से होती है। हमारे मुल्क में एक बीमारी है जिसको उर्दू में चंबल बोलते हैं, इंग्लिश में सोरेसिस बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा लड़कियों में है, औरतों में है, और ये बीमारी माँ बाप की तरफ से आती है। तो सोरेसिस के मरीजों में, कुछ मरीजों में जोड़ों की तकलीफ हो जाती है जिसको बोलते हैं सोरेटिक आर्थराइटिस। ये बीमारी भी ऑटोइम्यून है, ये भी ठीक होने वाली बीमारी है और इसका इलाज बहुत सस्ता है, इसका इलाज जरूर करवाएं। ठीक। अब हम आते हैं एहतियाती तदाबीर। जी, आप डॉक्टर साहब एहतियाती तदाबीर पे आइए, क्योंकि अब तक तो माशाल्लाह ये जितनी बताई है उसमें एक न्यूज आपने जरूर बताई है कि भी कुछ इलाज आ गए हैं, बड़े कामयाब इलाज हैं। अब जरा प्लीज बताइए कि जो कॉमन मैन किस तरीके से एहतियात करे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कि इन ऐसी जो बीमारियों से बच सके। पहली बात, कुछ बीमारियां जोड़ों की खानदानी हैं, ये अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमें हर सूरत में इसका इलाज करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, चाहे जोड़ों की कोई भी तकलीफ हो, आप अपना वजन ना बढ़ने दें। ठीक। जितना वजन आपका कम होगा उतना आप बचे रहेंगे। ठीक। आर्थराइटिस के मरीज जो पतले दुबले हैं, जिनसे शुरू में लोग डरते हैं कि ये पहलवान है, बहुत तगड़े हैं, वो बाद में बहुत तंग होते हैं। ठीक। ठीक। तीसरी किस्म वो लोगों की है जो बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं। आप गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक। गोश्त हराम नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना बहुत बुरी बात है। गोश्त अंदर जाकर एक तेजाब पैदा करते हैं जो यूरिक एसिड है, जो आपके जोड़ों में जमा होता जाता है। ये मुकम्मल तौर पर गुर्दों से नहीं निकलता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये तो एहतियाती तदाबीर हो गई। अगर ये एहतियाती तदाबीर करें और अगर अपना वेट कम कर लें, वॉक करें, तो क्या हम समझते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी वापस आ सकती है, हम दोबारा खुशहाल बिल्कुल वापस आ सकते। चले माशाल्लाह, मतलब ये बिल्कुल आ सकती है। ये आज की पूरी डिस्कशन का ये मुस्बत पहलू जरूर है। ठीक है, आपने बताया कि किसी एक उसका इलाज नहीं है, लेकिन कुछ इलाज है, लेकिन कुछ चीजें हमारे अपने हाथ में। तो खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब आपको मजीद में को ऐड करना चाहें करें, ताकि क्योंकि वक्त की कमी होती है। एक फिक्रा जी सर। इसमें मौसम का भी चक्कर है। जी। खास तौर पर ये बीमारियां सर्दियों में बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब। खवातीन हज़रात, डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। ज़ाहिर है इतनी छोटे से टॉक शो में, मुख्तसर से वक्त में हम बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं कर सकते। बाकी ये आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप अपने अपने इशू जो हैं डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको आपकी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे, आपके मसलों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात जो डॉक्टर साहब ने पूरी डिस्कशन में रिपीट हुई है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में कि हम वेट कम नहीं करना चाहते, गोश्त नहीं छोड़ते, और फिर हम कहते हैं हम ठीक भी हो जाए। तो ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में हमें डिस्टर्ब करती है और फिर उसका फिर हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें अच्छी बात आखिर में ये बात पता चली है, अगर हम डॉक्टर साहब के मशवरों पे अमल करें, डॉक्टरों की दी हुई हदायत पे अमल करें, अद्वियात खाएं, जो सैर करनी है, अपना वेट को बढ़ने नहीं देना, अपनी लाइफ की रूटीन को अच्छा बेहतर कर लें और मुस्बत कर लें, हेल्थी रूटीन अडॉप्ट करें, तो हम बेहतर क्वालिटी लाइफ भी दोबारा फिर से गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने हमारे व्यूज के लिए बहुत कुछ बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे। डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला हम सबको
सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा